हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अकेलेपन से भागते भागते हम खुद से कितनी दूर चले जाते हैं। जब कोई हमें नहीं समझता, जब हमारी बातें किसी के लिए मायने ही नहीं रखती, जब भीड़ में भी हमारी आंखें किसी को ढूंढती रहती हैं और जवाब में सिर्फ सन्नाटा ही मिलता है। रेणुका गौरानी की किताब द आर्ट ऑफ बीइंग एलोन उन सवालों का जवाब है जिन्हें हम कभी जुबान से कह ही नहीं पाए और दिल में हमेशा महसूस करते रहे। ये एक किताब नहीं, ये एक आईना है जिसमें आप खुद को देख पाएंगे। एक मरहम है जो आपकी रूह को घावों से छूता है और एक रास्ता है जो आपको बताता है कि अकेलापन कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे गहरा जुड़ाव है खुद के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे इमोशनल सफर पर जहां रेणुका गौरानी के शब्द आपके अधूरे सवालों का जवाब बनेंगे। अगर आपने कभी खुद से पूछा है मैं सबके होते हुए भी अकेला क्यों हूं, या अकेले रहना वाकई इतनी बुरी बात है, तो रुकिए दोस्तों और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप सिर्फ अकेले रहना नहीं सीखेंगे बल्कि खुद से प्यार करना, खुद को समझना और अकेले रहते हुए भी पूरा महसूस करना सीखेंगे। द आर्ट ऑफ बीइंग एलोन, रेणुका गौरानी की कलम से आपके दिल तक। तो चलिए दोस्तों, अब इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम आपको साफ साफ बता दें कि इस किताब को हमने 8 भागों में डिवाइड किया है और 8 भाग एक कहानी के रूप में होंगे जिससे आपको समझने में बहुत आसानी हो। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना और पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करना, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने सफर की शुरुआत करते हैं। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी, जैसे कोई धीमे धीमे दिल का हाल कह रहा हो। शहर के शोर से दूर एक छोटी सी किताबों से भरी अलमारी के कोने में बैठा था आरव। उम्र लगभग 30 की दहलीज पर, चेहरे पर कुछ थकान और आंखों में बहुत से अनकहे सवाल। एक जमाना था जब उसके चारों तरफ दोस्त, परिवार, पार्टी और काम की भीड़ होती थी, लेकिन आज वह अकेले कमरे में बैठा था, कुछ सोचता हुआ, कुछ महसूस करता हुआ। यह अकेलापन नया नहीं था, ये धीरे धीरे उसकी जिंदगी में आया था। पहले दोस्तों के कॉल आने बंद हुए, फिर वो किसी से मिलने की इच्छा खोने लगा और फिर एक दिन ऐसा आया जब उसने खुद को मिरर में देखा और सोचा, क्या मैं सच में अकेला हूँ या बस दुनिया से कटा हुआ। शुरुआत में उसे लगा कि यह सब फेज है, थोड़े दिन की बात है, बाकी फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त ने दिखाया कि ये अकेलापन कोई मेहमान नहीं था, ये तो जैसे अब उसका हिस्सा बन चुका था। पर इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आरव ने उस अकेलेपन को दुश्मन नहीं माना। एक शाम जब सब कुछ शांत था, उसने खुद से एक सवाल किया, क्या अकेले रहना वाकई इतना बुरा है जितना दुनिया मानती है। उस रात उसने लैपटॉप खोला और एक किताब पढ़नी शुरू की, द आर्ट ऑफ बीइंग एलोन। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, बीइंग एलोन इज नॉट लॉन लाइन्स, इट इज योर सोल आस्किंग फॉर स्पेस टू ब्रीथ। ये शब्द जैसे उसके दिल में उतर गए। पहली बार उसने अकेलेपन को एक दुश्मन नहीं बल्कि एक दर्पण की तरह देखा। उसने खुद से बातें करना शुरू किया, वो चीजें जो उसे डराती थी, जैसे चुप्पी, सन्नाटा, जैसे खालीपन, अब वो उसे धीरे धीरे सुकून देने लगी। वो सड़कों पर अकेला घूमने लगा जहां पहले सारे दोस्त उसके साथ हुआ करते थे। पहले उसे लगता था कि सब उसे घूर रहे हैं, लेकिन अब वो देखने लगा कि कितने लोग दरअसल अपने ही ख्यालों में गुम हैं। वो अकेला ही नहीं था, हर कोई कहीं न कहीं खुद में खोया हुआ था। एक बार पार्क में बैठे बैठे उसने देखा एक बूढ़ी औरत अकेले चाय पी रही थी और मुस्कुरा रही थी। उस मुस्कान में कोई शिकायत नहीं थी, वो मुस्कान कह रही थी, मैं अपने साथ खुश हूँ। उसी पल आरव को एहसास हुआ, अकेले रहना भी एक कला है और इस कला में जो माहिर हो गया उसे किसी की जरूरत नहीं रहती, सिर्फ अपने आप की। धीरे धीरे उसने खुद के लिए एक दिनचर्या बनाई। सुबह उठता, योग करता, कुछ पेज लिखता, पुरानी कविताएं पढ़ता और सबसे जरूरी, हर दिन एक पल खुद को धन्यवाद देता। उसने देखा कि जब वो भीड़ में था तब वो सबसे ज्यादा खोया हुआ था और जब वो अकेला है तो हर दिन खुद को थोड़ा और जान रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ यही नहीं रुकती। एक दिन उसके पुराने दोस्त नील का मैसेज आया, काफी टाइम हो गया यार आरव, चल मिलते हैं। आरव ने बहुत देर तक उस मैसेज को देखा। पहले तो उसे लगा कि शायद अब उसकी शांति टूट जाएगी, लेकिन फिर उसने सोचा
क्या मैं इतना मजबूत हूँ कि भीड़ में भी अकेला न महसूस करूं? वो मिला नील से, बातचीत हुई, पुराने किस्से ताजे हुए। लेकिन फर्क ये था कि अब वो अपनी बातों में, अपने जज्बातों में किसी की सहमति नहीं ढूंढ रहा था। वो बस सुन रहा था और जो भी वो बोल रहा था वो भीतर से आ रहा था। नील ने जाते जाते कहा, तू पहले से बहुत बदल गया यार, अब तेरे साथ बैठकर सुकून मिलता है। आरव मुस्कुराया और मन में सोचा, कभी खुद के साथ बैठने में जो डर लगता था, अब वही सबसे प्यारा साथी बन गया है। वो जान चुका था कि अकेलापन कोई श्राप नहीं, ये तो जीवन का हिस्सा है, जहां आत्मा अपने असली रंग से खिलती है, जहां इंसान बाहर की दुनिया से नहीं अपने अंदर के सन्नाटे से दोस्ती करना सीखता है। और जब ये दोस्ती हो जाती है तब जिंदगी में कोई भी शोर, कोई भी तन्हाई डरावनी नहीं लगती। वो रात जब वो अपने कमरे की लाइट बंद करता है और सिर्फ खिड़की से चांद की आती हुई रोशनी में किताब पढ़ता है, तब वो जानता है कि दुनिया में सबसे गहरी, सबसे सच्ची रिश्तेदारी वही होती है जो इंसान खुद से निभाता है। उसका अकेलापन अब उसके लिए अंधेरा नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की रोशनी बन चुका था। दोस्तों, इस भाग में आगे बढ़ते हैं जहां आरव अपने अकेलेपन की कला को सीख चुका है, लेकिन अब वह इससे अंदर की गहराइयों में उतरने की कोशिश करता है, खुद को और बेहतर जानने की कोशिश करता है। कहानी अब एक और स्तर पर ले जाती है, जहां अकेलापन सिर्फ एक स्थिति नहीं बल्कि आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है। आरव की सुबह अब पहले जैसी नहीं रही थी। अलार्म के आवाज की जरूरत नहीं होती थी, ना ही किसी की मीटिंग की। उसकी नींद अब सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही खुल जाती थी और उसका दिन किताबों, आत्ममंथन और चाय की खुशबू से शुरू होता। लेकिन जब इंसान खुद के साथ रहने लगता है तब एक और सवाल सामने आता है, मैं कौन हूँ? आरव के भीतर भी यह सवाल अब हर सुबह जागता था, जैसे कोई दरवाजा हो जो धीरे धीरे खुल रहा हो। लेकिन उसके पीछे क्या है, यह अब तक एक रहस्य था। उसने खुद से वादा किया कि अब वह इस सवाल से भागेगा नहीं, वह अब अपने अतीत की परतों को खोलेगा, उन बातों को देखेगा जिनसे वह अब तक भागता आया है। अकेलापन अब उसके लिए आईने की तरह था और वह उस आईने में बिना झिझक के झांकना चाहता था। एक शाम जब कमरे में हल्का सा संगीत बज रहा था और मोमबत्ती की लौ टिमटिमा रही थी, आरव ने एक पुरानी डायरी निकाली। वो डायरी जिसे उसने कॉलेज के दिनों में लिखा था, जहां वो किसी और का अप्रूवल ढूंढता था, जहां उसे हर समय ये लगता था वो काफी नहीं है कि उसे और बेहतर होना है और बेहतर दिखना है। वो पन्ने पलटता गया, कुछ हंसी, कुछ आंसू, कुछ अफसोस, लेकिन फिर भी उसने हर पन्ना पढ़ा, जैसे कोई अपने बीते हुए मैं को गले लगा रहा हो। उसने एक पुरानी फोटो निकाली अपने बचपन की, जिसमें वो अपनी माँ की गोद में बैठा मुस्कुरा रहा था। उसे वो दिन याद आया जब माँ ने कहा था, आरव, जब भी कोई तुम्हारे साथ ना हो तो याद रखना, भगवान ने तुम्हारे अंदर एक दोस्त रखा है, तुम खुद। उस पल आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आया कि अकेलेपन की सबसे बड़ी शक्ति यही है, यह हमें हमारे बचपन, हमारे दर्द और हमारे खोए हुए हिस्सों से जोड़ देता है। उसी रात उसने पहली बार एक चिट्ठी लिखी खुद को, प्रिय आरव, तू बहुत सह गया है, तू बहुत थक गया है, लेकिन अब तू जाग रहा है और अब से मैं तुझे कभी अकेला महसूस नहीं करने दूंगा, क्योंकि मैं हूँ तेरा अपना आत्मा, तेरा सच्चा साथी। उस पत्र को उसने अपने तकिए के नीचे रख दिया, जैसे वो खुद से दोस्ती का पहला वादा हो। अगले दिन उसने एक निर्णय लिया, हर दिन वो कुछ नया सीखेगा, कुछ नया महसूस करेगा। उसने पेंटिंग शुरू की, कभी सूरज की एक किरण को रंगता, कभी चांद की मुस्कान को कैनवास पर उतारता। हर रंग उसके भीतर के डर, प्रेम, दर्द और आशा को अभिव्यक्ति देने लगा। लेकिन उसके भीतर अब भी एक सवाल बार बार आता, क्या हमेशा अकेले रहना ही सही है? क्या इंसान इस कला को इतनी गहराई से सीख सकता है कि उसे किसी की जरूरत ही ना हो? इसका जवाब उसने एक अप्रत्याशित मुलाकात में पाया। उस दिन आरव एक किताब की दुकान में था। वह एक किताब पढ़ रहा था, सॉलिट्यूड एंड द सोल। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो भी एक ही सेक्शन में किताबें देख रही थी, फाइंडिंग पीस विद इन। उनकी दोनों की आंखें मिली, एक हल्की मुस्कान का आदान प्रदान हुआ और फिर दोनों अपनी अपनी किताबों में लौट गए। अगले हफ्ते फिर वही दुकान और फिर वही चेहरा। इस बार मुस्कान के बाद कुछ शब्द निकले, ये किताब बहुत सुंदर है ना? आरव ने सिर हिलाया, हाँ बिल्कुल।
जैसे दिल की आवाज को शब्द मिल जाए। उसका नाम था रिया और वो भी एक ही यात्रा पर थी, अकेलेपन से दोस्ती करने की। आरव को समझ में आया कि कभी कभी जब इंसान खुद के साथ पूरी तरह से सुलह कर लेता है तभी ब्रह्मांड किसी को भेजता है जो उसी स्तर पर हो, उसी ऊर्जा पर हो। लेकिन अब आरव को किसी रिश्ते की भूख नहीं थी। वो रिया से बात करता था लेकिन अब वैलिडेशन नहीं खोजता, ना ही किसी बात को साबित करना चाहता था। दोनों के बीच एक सुंदर शांति थी, ना कोई जरूरत ना कोई अपेक्षा। एक दिन रिया ने पूछा, क्या तुम्हें कभी अकेलेपन से डर नहीं लगता था? आरव ने मुस्कुराकर कहा, डर लगता था जब मैं खुद से भागता था, लेकिन जब मैंने रुककर खुद का हाथ पकड़ा तब अकेलापन मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन गया। वो मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारे साथ अकेली नहीं, पूरी लगती हूँ। उस एक लाइन ने आरव को कुछ सिखाया। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हमारी पूर्णता में जुड़ते हैं, ना कि अधूरेपन को भरने के लिए। अब आरव की जिंदगी में अकेलापन कोई खालीपन नहीं था, बल्कि वो तो अब उसका सबसे कीमती अनुभव था। वो जान चुका था कि जीवन की सबसे बड़ी खोज खुद की खोज है, और जब वो मिल जाती है तब कोई रिश्ता, कोई साथी एक विकल्प नहीं बल्कि एक संगत बन जाता है। यह भाग हमें सिखाता है कि अकेलापन एक मंजिल नहीं, एक यात्रा है जहां हम अपने पुराने घावों से मिलते हैं, खुद को माफ करते हैं और अंततः खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, जहां आरव अकेलेपन की शक्ति से अपने जीवन के उद्देश्यों की ओर आगे बढ़ता है। रात गहराती जा रही थी, सड़कें खाली हो चुकी थी और शहर की सारी आवाजें धीरे धीरे चुप होती जा रही थी, जैसे किसी ने जीवन के वॉल्यूम को धीरे से म्यूट कर दिया हो। रिया अपने अपार्टमेंट की बालकनी में बैठी थी, हाथों में एक गर्म कॉफी का कप था और उसकी आंखें उस खाली आसमान को ताक रही थी जिसमें आज तक कोई तारा ही नहीं था। वो कुछ दिनों से अकेली रह रही थी। नहीं, वो हमेशा से अकेली नहीं थी। कुछ समय पहले तक उसकी जिंदगी में रिश्तों की भीड़ थी, दोस्त, परिवार, सहकर्मी और वो एक खास इंसान जिससे उसने अपने सारे सपने जोड़े थे। पर आज वो सब दूर थे, जैसे कोई फिल्म खत्म हो गई हो और पर्दे पर द एंड के बाद बिल्कुल सन्नाटा बचा हो। रिया कभी सोच भी नहीं सकती थी कि अकेलापन ऐसा भी हो सकता है। ना ही कोई हंसी की गूंज, ना कोई आवाज जो कहे कि तू ठीक तो है। पहले जब वो किसी के साथ थी तो उसने कभी इस शांति की कल्पना नहीं की थी। उसे लगता था कि अकेलापन एक सजा है, कोई क्रूर ताज जो नसीब वालों को नहीं पहनना पड़ता। लेकिन अब जब वो इसके बीच थी, उसने पहली बार खुद से मुलाकात की। हर दिन वो सुबह उठती, कॉफी बनाती, किताब खोलती या बस खिड़की से बाहर देखती। शुरू में उसे यह सब बेमकसद और बोझिल लगता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतने लगा, उस शांति में भी कुछ संगीत सुनाई देने लगा, कुछ ऐसा जिसे वो पहले कभी नहीं सुन सकती थी, अपनी आत्मा की आवाज। उसने पहली बार नोटिस किया कि जब वो चुपचाप बैठती है तो उसके मन में कितनी सारी बातें चलती हैं। पहले वो इन आवाजों से भागती थी, शॉपिंग, सोशल मीडिया, काम या फिर रिश्तों की भीड़ में, पर अब वो उन्हीं आवाजों को सुनने लगी थी। उसने जाना कि अकेलापन केवल सन्नाटा नहीं होता, बल्कि वो एक संवाद होता है, खुद से, अपनी जरूरतों से, अपनी इच्छाओं से। एक शाम रिया ने अपनी डायरी उठाई और खुद से एक सवाल लिखा, मैं असल में क्या चाहती हूँ। और जब उसने लिखना शुरू किया तो पन्नों पर सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उसकी आत्मा बहने लगी। उसने लिखा कि उसे हमेशा दूसरों को खुश करने में ही खुद को खो देने की आदत थी। वो हमेशा चाहती थी कि लोग उसे पसंद करें, उसकी तारीफ करें, उसे स्वीकार करें, और इसी चाह में उसने खुद की आवाज को दबा दिया था। पर अब जब उसके पास कोई नहीं था, वो धीरे धीरे अपनी पहचान को फिर से बुनने लगी थी। उसने छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू किया, जैसे सूरज की रोशनी जब सुबह उसके चेहरे को हल्के से छूती थी या बारिश की बूंदें जब खिड़की से टकराती थीं। इन सब में से उसे एक अनकहा सुख मिलने लगा। एक दिन वो अपने पुराने दोस्तों से मिलने गई। सबने उसे देखा और कहा, तू तो बदल गई है रिया, पहले जैसी नहीं रही। रिया बस मुस्कुराई और बोली, मैं अब पहली बार अपनी जैसी हूँ। पहले लोग उसकी मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को नहीं पहचानते थे, लेकिन अब उसकी मुस्कान सच्ची थी, बिना किसी दिखावे के। उसने खुद को समय दिया और इसी अकेलेपन ने उसे वो तोहफा दिया जिसे दुनिया का कोई रिश्ता नहीं दे सकता, आत्म स्वीकृति। अब वो खुद को जज नहीं करती थी,
अब वो जान चुकी थी कि अकेलापन कोई श्राप नहीं, एक वरदान है अगर उसे अपनाया जाए तो। कई रातें ऐसी भी आईं जब रिया की आंखों में आंसू थे। फिर उसने खुद को भी वही कंधा बना लिया। उसने सीखा कि दर्द को दबाना नहीं है, उसे महसूस करना है, उसे अपनाना है और फिर उससे ऊपर उठ जाना है। उसने अपने अकेलेपन को अपना शिक्षक बना लिया, जिसने उसे सिखाया कि प्यार की शुरुआत अपने आप से ही होती है। एक दिन उसने एक किताब पढ़ी जिसमें लिखा था, सॉलिट्यूड इज द सोल्स हॉलीडे एंड अपॉर्चुनिटी टू स्टॉप डूइंग फॉर अदर्स एंड टू सरप्राइज एंड रियलाइट आवरसेल्व्स इंस्टेड। और वो पंक्तियां जैसे उसके लिए ही लिखी गई हों। अब रिया वो लड़की नहीं रही जो हर वक्त किसी के साथ होने की तलाश में रहती थी। अब वो अपनी कंपनी में खुश थी। वो पार्क में अकेले घूमने जाती थी, कैफे में अकेले बैठकर किताबें पढ़ती थी और कभी कभी तो वो खुद के लिए फूल भी खरीद लाती थी। उसने महसूस किया कि इस दुनिया में सबसे लंबा रिश्ता जो निभाना होता है वो तो खुद से ही होता है। और जब आप खुद से खुश होते हैं तो किसी और की ज़रूरत महसूस नहीं होती। हाँ, साथ अच्छा होता है, लेकिन अब वो ज़रूरत नहीं रही। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में लोग फिर से लौटने लगे, पर अब वो उन्हें ज़रूरत से नहीं, पसंद से अपने जीवन में शामिल कर रही थी। उसने अपनी सीमाएं तय की, अपनी प्राथमिकताएं समझी और सबसे ज़रूरी, उसने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना सीखा। अकेलापन अब रिया के लिए एक डर नहीं बल्कि एक शक्ति बन गया था। अब जब भी जीवन उसे फिर से किसी खाली मोड़ पर ला खड़ा करता तो वो डरती नहीं है बल्कि कहती है, मैं तैयार हूँ क्योंकि मैं खुद को जानती हूँ। शहर की धड़कनें दिन ढलते ही धीमी हो जाती थीं। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी, जैसे हर कोई किसी थकान से जूझ रहा हो। पर उसी शहर के एक कोने में एक छोटा सा कमरा था जहाँ एक औरत बैठी थी। नाम था उसका नैना। नैना 40 की उम्र पार कर चुकी थी। बालों में हल्का सफेद रंग दिखने लगा था और चेहरे पर झुर्रियों की हल्की रेखाएं भी थी, जैसे समय ने अपना नाम उस पर दर्ज कर दिया हो। वो एक स्कूल में टीचर थी और बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य सी दिखती थी, लेकिन सच ये था कि वो बिल्कुल अकेली थी, बिल्कुल अकेली। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे और शादी कभी हुई नहीं। कुछ रिश्ते आए थे उसकी जिंदगी में, लेकिन टिके नहीं। हर रिश्ता जैसे उसे तोड़कर ही चला गया। धीरे धीरे वो रिश्तों से डरने लगी, लोगों से मिलना कम हो गया और फिर एक दिन उसने तय कर लिया कि अब किसी से कोई उम्मीद नहीं रखेगी। पर यह तय करना आसान था, निभाना नहीं। शुरुआत में जब वो अकेली रहती थी तो दीवारों की खामोशी उसे काटने को दौड़ती थी। उसका मन करता था कि कोई आए, उससे बात करे, उसकी आंखों में देखकर कहे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन ऐसा कोई आता ही नहीं था। और जब कोई नहीं आया तो उसने खुद से बात करना शुरू कर दिया। शुरू में यह सब पागलपन लगता था, खुद से बात करना, आईने में खुद को देखना और कहना, कैसी हो नैना। लेकिन धीरे धीरे यही पागलपन उसकी आदत बन गया। उसने अपने भीतर एक दोस्त को जन्म दिया, एक हमदर्द, एक ऐसा साथी जो कहीं बाहर नहीं था, वो उसके भीतर ही था। अब जब वो थक कर घर लौटती तो अकेलापन उसका दुश्मन नहीं होता बल्कि उसका इंतजार करता था, जैसे कोई पुराना मित्र हो। वो चाय बनाती, खिड़की के पास बैठती और अपने भीतर के उस दोस्त से बातें करती। वो अपने दुख, अपनी थकान, अपनी बेचैनियों को खोलकर रख देती, बिना किसी डर के, बिना किसी जजमेंट के। एक दिन स्कूल में एक बच्चा उसके पास आया और बोला, मैम आप हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, क्या आपको कभी गुस्सा नहीं आता? नैना हंसी और बोली, गुस्सा तो आता है बेटा, पर अब मैं उसे समझना सीख गई हूँ। वो जवाब उस बच्चे के लिए था, पर दरअसल में वो खुद के लिए था। अब वो अपने हर इमोशन को स्वीकार करना सीख चुकी थी, चाहे वो अकेलापन हो, दुख हो, डर हो या फिर पुरानी यादों की चुभन हो। उसने महसूस किया कि अकेलापन असल में एक दर्पण होता है, जिसमें आप अपना असली चेहरा देख पाते हैं, वो भी बिना किसी मुखौटे के। नैना ने खुद के साथ वक्त बिताना शुरू किया। उसने नई चीजें सीखी, जैसे पेंटिंग, कविताएं लिखना, खाना बनाना और भी। हर बार जब वो कुछ नया करती तो उसे लगता जैसे वो खुद से ही मिल रही हो, हर बार एक नए रूप में। और इसी सफर में उसने एक नई बात जानी, अकेलापन आपको खाली नहीं करता, अगर आप उसे समझना सीख लें तो वही अकेलापन आपको भर देता है। एक रात नैना ने अपनी डायरी पे लिखा, आज मैं पहली बार खुद को पूरा महसूस कर रही हूँ। मैंने किसी को खोया नहीं बल्कि खुद को पाया है।
उस रात बारिश हो रही थी और खिड़की से ठंडी हवा कमरे में धीरे धीरे घुस रही थी। नैना ने अपने लिए गर्म सूप बनाया और लाइट्स धीमी कर दी। वो अपनी ही बाहों में खुद को समेटे बैठी थी और अचानक उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पर वो दुख के नहीं थे, वो शांति के, स्वीकृति के और अपनेपन के आंसू थे। वो जान चुकी थी कि अकेलापन कोई बीमारी नहीं, वो कोई कमी नहीं है, वो एक अवसर है खुद को जानने का, खुद से जुड़ने का और खुद को पूरा करने का। अब वो किसी रिश्ते के लिए नहीं तड़पती थी। अब अगर कोई उसकी जिंदगी में आता तो वो उसे जगह दे देती, लेकिन अपने अस्तित्व को खोकर नहीं। वो अब किसी के अधूरेपन को भरने के लिए नहीं थी, बल्कि अगर कोई आता तो दो पूरे लोग साथ चल सकते थे, न कि एक भरा और एक खाली। नैना ने एक दिन अपनी पुरानी तस्वीरों को देखा, जहां वो लोगों के साथ थी, हंस रही थी, पर अंदर से खोई हुई थी। फिर उसने अपनी हाल की एक तस्वीर को देखा। अकेली थी, लेकिन आंखों में चमक थी, मुस्कान में सुकून था। उसने खुद से कहा, अब मैं अकेली हूँ, लेकिन अधूरी नहीं। अब उसकी जिंदगी में किताबें थी, फूल थे, संगीत था और सबसे जरूरी उसकी अपनी आत्मा थी। वो हर सुबह सूरज से बात करती और हर रात चांद से। वो जान चुकी थी कि अकेलापन दरअसल एक दरवाजा है, जहां से होकर आत्मा अपने असली घर लौटती है। दोस्तों, अब हम द आर्ट ऑफ बीइंग एलोन की समरी का 5वां भाग एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करेंगे, जो आपके दिल को छू लेने वाली, भावनात्मक और आत्मा को झकझोर देने वाली कहानी के रूप में होगा, जो इस बात को उभारती है कि अकेलापन केवल सहन करने की चीज नहीं, बल्कि यह बदलाव की सबसे खूबसूरत शुरुआत बन सकती है। वो एक शांत गांव था, चारों ओर पहाड़, हरियाली और एक गहरी नदियों की आवाज से हर वक्त किसी अनसुनी कहानी को सुनाने की कोशिश करती थी। इस गांव के किनारे एक बूढ़ा आदमी रहता था, जिसका नाम था ईशान। ईशान की उम्र लगभग 65 के पार थी। उसका चेहरा ऐसा था जैसे वक्त ने हर साल उसमें दर्ज कर दिया हो। माथे पर गहरी लकीरें, आंखों के नीचे थकान और चाल में एक धीमापन, लेकिन फिर भी कुछ था उसमें जो बड़ा शांत, बड़ा ठहरा हुआ लगता था। ईशान कभी एक बड़ा लेखक हुआ करता था। उसकी किताबें लाखों लोगों ने पढ़ी थी। वो शहरों में घूमता, भाषण देता, इंटरव्यू देता, पर अब वो इस गांव के एक छोटे से झोपड़े में अकेले रहता था। कोई पत्नी नहीं, कोई बच्चे नहीं, सिर्फ वो, उसके कुछ पुराने नोट्स, एक रेडियो और बहुत सारी यादें। लोग कहते थे ईशान ने दुनिया छोड़ दी है, पर यह सच था, ईशान ने दुनिया को पकड़ना छोड़ दिया था। एक बार गांव के एक लड़के ने हिम्मत करके ईशान से पूछ लिया, बाबा, क्या आपको अकेलापन नहीं सताता? ईशान मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सताता था बेटा, बहुत सालों तक, पर अब वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। लड़के को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन ईशान की आंखों में जो शांति थी वो किसी शोर से नहीं आ सकती थी। सच ये था कि ईशान ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया था, अपने माता पिता को, एक बचपन की प्रेमिका को और अंत में तो खुद को ही। वो रिश्तों की भीड़ में खुद को इतना खो बैठा था कि जब एक दिन सब चला गया तो उसके पास कुछ नहीं बचा सिवाय अकेलेपन के। शुरुआत में वो इस अकेलेपन से डरता था। रातें काटनी मुश्किल हो जाती थी। वो रेडियो ऑन करता, पुरानी किताबें पढ़ता, शराब भी पीने लगता, ताकि इस अकेलेपन की आवाज को दबा सके। पर अकेलापन कोई शोर नहीं था, वो एक गूंज था जो जितना दबाते उतना ही भीतर गहराई से बोलता था। फिर एक दिन कुछ हुआ। ईशान अपने कमरे में बैठा था, किताबें फैली हुई थी और रेडियो पर गुलजार की एक कविता चल रही थी। तन्हाई सुनती है जब तेरी बातें, तो लगता है जैसे तू यहीं कहीं है। ईशान की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन पहली बार उसने अकेलेपन को दुश्मन की तरह नहीं, दोस्त की तरह देखा। उसे महसूस हुआ कि अकेलापन उसका दुश्मन नहीं था, बल्कि वही एकमात्र रिश्ता था जिसने उसे कभी नहीं छोड़ा। उस दिन के बाद ईशान ने खुद को बदलना शुरू किया। वो सुबह जल्दी उठता, पहाड़ों की ओर जाता, नदियों से बातें करता। वो अपने भीतर के खालीपन को भरने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसको महसूस करता। उसने लिखना शुरू किया, लेकिन अब दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए। वो हर दिन एक खत खुद को लिखता। उसके खतों में कुछ पंक्तियां होती, प्रिय ईशान, आज तुमने फिर से सांस ली, आज तुमने फिर से खुद को देखा, बिना किसी आईने के, बिना किसी स्वीकृति के। धीरे धीरे ईशान ने जाना कि अकेलापन असल में एक आरंभ है, अंत नहीं।
वो आरंभ जो आत्मा को अपने असली चेहरे से मिलवाता है, वो आरंभ जो इंसान को खुद की संगति में जीना सिखाता है। अब ईशान को कोई जरूरत नहीं थी किसी स्वीकृति की, उसे किसी रिश्ते में खुद को साबित नहीं करना था। वो जानता था कि जब आप खुद को पूरे मन से स्वीकार करते हैं तो अकेलापन आपको अंदर से भर देता है। एक बार एक पत्रकार उसके गांव में आया। उसने ईशान से पूछा, आप इतने प्रसिद्ध लेखक होकर यहाँ क्यों रहते हैं अकेले? ईशान ने जवाब दिया, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ मैंने खुद को पाया है। शोर में तो मैं भीड़ का हिस्सा था, यहाँ मैं खुद की पूरी किताब हूँ। ईशान की जिंदगी एक मौन संगीत बन गई थी। अब वो कम बोलता, लेकिन जब बोलता तो हर शब्द आत्मा में उतर जाता। वो लोगों को सिखाता नहीं था कि अकेलापन कैसे जिया जाए, वो बस खुद जीता था और उसे देखकर लोग समझ जाते थे। शाम को वो अपनी नोटबुक में लिखता, अकेलापन वो दरिया है जिसमें डूबकर ही तैरना सीखा जा सकता है। ईशान की कहानी सिखाती है कि अकेलापन कोई दंड नहीं, यह एक दावत है खुद से मिलने की, खुद को गले लगाने की और भीतर की आवाज को सुनने की। जिसने ये सीख लिया वो अकेले रहकर भी अधूरा नहीं होता। दोस्तों, अब हम चलते हैं द आर्ट ऑफ बीइंग एलोन की समरी के 6वें भाग की ओर, एक और दिल को छू लेने वाली आत्मिक कहानी की ओर, जो न केवल अकेलेपन को समझने में बल्कि उसमें गहराई से डूबकर खुद को पहचानने की कला सिखाती है। ये कहानी है एक लड़की की जिसने भीड़ में खुद को खो दिया था और अकेले रहकर खुद को पाया। उसका नाम अन्वी था, एक छोटे शहर की बेहद साधारण सी लड़की, देखने में कुछ खास नहीं, बोलने में शांत और सपनों में पूरी दुनिया की मुस्कान समेटे हुए है। अन्वी के घर में सब थे, माता पिता, एक भाई, रिश्तेदारों की आवाजाही, लेकिन फिर भी एक खालीपन था जो हमेशा उसके भीतर सांस लेता रहता था। जब वो खाना खाती तो सबके साथ ही होती थी, लेकिन भीतर एक चुप्पी होती जो किसी से बात नहीं करती थी। वो अक्सर सोचती थी, क्यों लगता है जैसे मैं यहाँ होते हुए भी कहीं और हूँ? क्यों हर शोर के बीच एक सन्नाटा मेरे अंदर बसा है? अन्वी बड़ी होती गई, कॉलेज में गई, दोस्त बनाए, कुछ रिश्तेदार भी हुए। उसने हंसना सीखा, जरूरत से ज्यादा बोलना सीखा ताकि कोई उसका अकेलापन पढ़ न ले। लेकिन जितना वो लोगों से घुलती उतना ही खुद से दूर होती गई। एक दिन कुछ टूटा। उसका सबसे करीबी दोस्त, जिसे वो प्यार भी करने लगी थी, अचानक चला गया। वजह कुछ खास नहीं थी, बस एक दिन उसने कहा, मुझे लगने लगा है कि तुम्हारे साथ होने पर भी मैं अकेला महसूस करता हूँ। अन्वी अंदर तक टूट गई। जिस अकेलेपन को वो खुद से छिपाती रही थी, अब वही किसी और को भी महसूस होने लगा था। उस रात वो बहुत रोई, इतना रोई कि उसका गला ही सूख गया और बोलती उसकी बंद हो गई। फिर उसने खुद को आईने में देखा, क्या मैं वाकई में इतनी खोखली हो गई हूँ? उस रात पहली बार उसने ऐसा सोचा, जो क्या मैं कभी भी खुद के साथ खुश रह सकती हूँ? अगले दिन उसने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। वो कुछ समय के लिए खुद को सबसे दूर करना चाहती थी, अपने परिवार, दोस्तों, सोशल मीडिया, फोन और यहाँ तक कि अपने ख्वाबों से भी। उसने अपना बैग उठाया और चल पड़ी एक पहाड़ी गांव की तरफ, जहाँ न कोई उसे जानता, न कोई पहचानता, न वो किसी को जानती। गांव पहुंचकर उसने एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी किराए पर ले ली। दिन में वो पहाड़ियों में इधर उधर घूमती, नदियों की आवाज सुनती और रात को एक डायरी में अपने मन की बातें लिखती। शुरुआत में ये सब बहुत मुश्किल हुआ। पहली रात उसे डर भी लगा, मैं कर क्या रही हूँ, क्या ये सब पागलपन नहीं है? दूसरी रात चुप्पी इतनी बढ़ गई कि उसका दम ही घुटने लगा। तीसरे दिन उसे भूख नहीं लगी, नींद नहीं आई। पर चौथे दिन थोड़ा बहुत कुछ बदला। सुबह सुबह पक्षियों की आवाज में उसे कुछ नया सुनाई दिया। उसने पहली बार देखा कि सूरज की रोशनी जब पेड़ों पर गिरती है तो पत्तियां कैसे मुस्कुराती हैं। उसने पहली बार ध्यान दिया कि उसकी सांसें कितनी गहरी हैं और जिंदा हैं। उस दिन उसने डायरी पे लिखा, मैं अब हूँ पूरी तरह जिंदा। बस अब तक मैं भीड़ की नजरों में खुद को ढूंढ रही थी। दिन बीतते गए, अन्वी अकेली थी, लेकिन अब वो अकेलेपन से डरती नहीं थी। अब वो खुद को जानने लगी थी। उसने जाना कि अकेलापन खाली नहीं करता, वो भरता है। अकेलापन दर्द नहीं है, वो दरवाजा है जहां हम अपनी आत्मा को असली रूप में देख सकते हैं। अब अन्वी हर दिन खुद को सवाल पूछती, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? तुम किससे डरती हो? तुम्हारी सबसे सच्ची मुस्कान कब आई थी? धीरे धीरे वो खुद में बैठने लगी थी। उसने जाना
कि जब आप खुद को सुनना शुरू करते हैं तब बाहर की दुनिया का शोर अपना असर खो देता है। कुछ हफ्तों बाद जब वो शहर लौटी तो वो बदल चुकी थी। अब वो कम बोलती थी, पर उसकी बातें ज्यादा गहराई के लिए होती थी। अब वो कम लोगों से मिलती थी, पर जो भी उससे मिलता उसके दिल में एक खास जगह बना लेता था। एक बार उसकी एक सहेली ने पूछा, तू बहुत बदल गई है अनवी, क्या हुआ था पहाड़ों में? अनवी मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं, बस मैं वहां पहली बार खुद से मिली थी। अब वो किसी से रिश्ता बनाने से पहले खुद से रिश्ता निभाती थी। अब वो अकेली रहकर भी अकेली नहीं होती थी, क्योंकि उसने जाना था अकेलापन कोई सजा नहीं, सबसे सुंदर संगत है जब हम खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाएं। अनवी की यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए है जो खुद से भाग रहा है, जो सोचता है कि अकेले रहना कमजोरी है, जो रिश्तों में खुद को तलाशता है और खो जाता है, जो इस भीड़ भरी दुनिया में अकेला महसूस करता है। अगर आप भी ऐसे ही हैं तो अनवी की तरह थोड़ा वक्त खुद को दीजिए, खुद से सवाल कीजिए, शांत रहिए, गहराई से सुनिए और सोचिए और खुद के भीतर उतर जाइए। वहीं कहीं आपके सारे जवाब छिपे हुए होंगे। अगर यह हिस्सा दोस्तों आपको सच्चाई के करीब लाया हो तो तैयार हो जाइए 7वें भाग की तरफ, क्योंकि 7वां भाग और भी ज्यादा गहरा होने वाला है, जिसमें हम समझेंगे कि अकेले रहकर भी कैसे एक पूर्ण जीवन जिया जा सकता है, प्रेम, उद्देश्य और आत्म साक्षात्कार के साथ, जो द आर्ट ऑफ बीइंग एलोन की अब तक की सबसे आत्मिक, सबसे परिवर्तनकारी और सबसे गहराई में उतरने वाली यात्रा को दर्शाता है। ये वो हिस्सा है जहां अकेलापन अब एक दर्द नहीं बल्कि दर्शन बन जाता है, जहां हम जीवन की उस सच्चाई से मिलते हैं जिसे न रिश्ते बता सकते हैं, न किताबें, सिर्फ खामोशी। इस बार कहानी है अर्जुन की। अर्जुन एक 42 वर्षीय कॉरपोरेट मैनेजर, एक बड़ी कंपनी के ऊंचे पद पर था। बड़ा घर था, लग्जरी कार थी, सोसाइटी में अच्छा खासा नाम था, परिवार भी था। परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे, और हर वक्त मीटिंग्स, बिजनेस डील्स और प्लानिंग्स। वो हर किसी के लिए एक आदर्श इंसान था, लेकिन वो खुद के लिए क्या था? एक दिन ऑफिस में एक छोटी सी घटना हुई। उसकी टीम का एक जूनियर काम छोड़कर चला गया। जाते जाते उसने अर्जुन से कहा, सर आप बहुत कामयाब हैं, लेकिन आप में वो गर्मी नहीं है जिसमें लोग जुड़ाव महसूस करें। आप अकेले हैं, बहुत अकेले। अर्जुन ने हंसकर उसे विदा किया, पर अंदर से कुछ टूट गया। रात को वो घर लौटा तो बच्चों ने मोबाइल में मस्त रहते हुए कहा, पापा बाद में बात करेंगे। पत्नी किचन में थी और अर्जुन खामोशी से अपने कमरे चला गया। वो शीशे के सामने खड़ा हुआ और पहली बार खुद को देखा, गहराई से देखा। क्या ये वही अर्जुन है जिसने कभी कॉलेज में कविताएं लिखी थी? क्या ये वही इंसान है जिसने जंगलों में कैंपिंग करने के सपने देखे थे? कहाँ खो गया मैं? उसने कमरे की खिड़की खोली और बाहर रात का अंधेरा था, पर उस अंधेरे में भी उसे कुछ दिखा, सच। उसने उसी समय एक निर्णय लिया, 3 महीने की छुट्टी, कोई ईमेल नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। वो निकल पड़ा हिमालय की ओर। वहां के एक साधु के आश्रम में कुछ समय बिताया। आश्रम में पहले दिन ही उसे नियम दे दिया गया, सुबह 4 बजे उठना, मौन व्रत, ध्यान, योग, 2 वक्त का सादा भोजन और शेष समय खुद के साथ। शुरू में अर्जुन को बहुत बोरियत हुई, बहुत चिढ़न हुई, कभी मोबाइल की तलब लगती, कभी बात करने की, लेकिन धीरे धीरे उसका मन उसका मित्र बन गया। अब वो घंटों तक खुद की टकटकी लगाकर देखता रहता। एक दिन एक साधु ने उससे पूछा, अर्जुन तू इतने सालों से लोगों को समझाता रहा, बिजनेस चलाता रहा, अब खुद को चला पा रहा है? अर्जुन मुस्कुरा दिया। अब समझ आ रहा है कि असली कामयाबी क्या है। वो हर सुबह ध्यान करता, हर दोपहर पेड़ों के नीचे बैठता और हर शाम पहाड़ियों को निहारते हुए लिखता, मैं कौन हूँ। उसने जाना कि अकेलापन कोई वॉइड नहीं, बल्कि वो तो जीवन का सबसे पवित्र अवसर है, जहां आत्मा अपने मूल स्वभाव से जुड़ती है। अब उसे रिश्तों की जरूरत नहीं थी किसी कमी को पूरा करने के लिए। अब वो किसी से इसलिए नहीं जुड़ता था कि वो अधूरा है, बल्कि इसलिए कि उसका पूरापन बांट सके। 3 महीने बाद जब अर्जुन लौट कर आया तो उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी चाल में शांति थी, उसकी आंखों में गहराई थी और उसके बालों में आत्मा थी। पहले वो ऑफिस में बॉस होता था, अब वो नेता था। पहले वो घर में पति और पिता होता था, अब वो मित्र और मार्गदर्शक बन गया था। अब वह खुद के साथ वक्त बिताता था, रोजाना 1 घंटा मौन,
वो कहता था, जब तक तुम खुद के साथ जीना नहीं सीखते, तुम किसी के साथ भी नहीं जी सकते। अर्जुन की ये कहानी हमें समझाती है कि अकेलेपन से डरना हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमें यह सिखाया गया है कि रिश्तों में सुख है, भीड़ में सुरक्षा है, सोशल लाइफ में खुशी है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम भीतर की यात्रा पर निकलते हैं, जब हम अपने स्वयं से दोस्ती करते हैं, जब हम खुद से प्यार करना सीखते हैं, तब हम समझते हैं कि अकेलापन नकारात्मक नहीं है, वो तो आत्मा का संगीत है जिसे सुनने के लिए सन्नाटा चाहिए। अगर तुम भी दोस्तों अर्जुन की तरह अपनी जिंदगी को बस जाना पहचाना सा महसूस करते हो, अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारा असली चेहरा कहीं भीड़ में खो गया है, तो कुछ समय के लिए सबको चुप कर दो, मोबाइल बंद कर दो, रूटीन तोड़ दो, कुछ दिन खुद के लिए बिताओ। पहले डर लगेगा, लेकिन फिर तुम खुद को पहचानना शुरू कर दोगे। तो अब दोस्तों तैयार हो जाइए अंतिम भाग के लिए, जहां हम जानेंगे कि अकेले रहकर भी जीवन को भरपूर और प्रेम से जीने की संपूर्ण कला क्या है। ये वो मोड़ है दोस्तों जहां अकेलापन अब समस्या नहीं बल्कि साधना बन जाता है, जहां कोई शिकायत नहीं बचती, बस स्वीकार, शांति और स्वतंत्रता बचती है। और इस अध्याय की कहानी है माया की। उसका जीवन एक आत्म भारतीय गृहिणी की तरह ही था। सुबह बच्चों की परवरिश, दोपहर में घर का काम, शाम को पति का इंतजार और रात में थककर नींद की गोद में। लेकिन एक दिन उसका जीवन रुक गया। उसके पति को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसा। बच्चे अब विदेश में थे, अपना अपना जीवन जी रहे थे। कुछ महीने तक तो लोग आते जाते रहे, रोते रहे, सहानुभूति जताते रहे, लेकिन फिर सब लौट गए अपने अपने जीवन में। अब माया अकेली रह गई। एक घर, एक पुराना रेडियो और ढेर सारी खामोश दीवारें। शुरू के कुछ महीने माया ने तो रोते रोते काटे। हर सुबह पति की फोटो को देखकर एक कप चाय बनाती, उसके पसंदीदा कुर्तों को हाथों में लपेटकर घंटों बैठे रोती रहती। धीरे धीरे माया को एहसास हुआ कि अब वो अकेली नहीं, अकेलापन ही उसका साथी बन चुका है। उसने सोचा, क्या अब यही जिंदगी है? एक इंतजार, एक खालीपन, एक सन्नाटा। लेकिन एक दिन कुछ बदल गया। वो अपने आंगन में बैठी थी। सुबह सुबह धूप हल्की सी उसके चेहरे को छू रही थी। एक छोटी सी गौरैया आई और उसके पास बैठ गई। माया ने मुस्कुराकर उसे देखा। गौरैया ने सिर हिलाया, जैसे कह रही हो तुम अकेली नहीं हो। उस दिन पहली बार माया ने खुद से कहा, क्या हो अगर मैं अपने अकेलेपन को अपना बनाऊं, ना कि झेलूं। अगले दिन माया ने एक डायरी निकाली और लिखना शुरू किया, मैं कौन हूं जब कोई नहीं देख रहा होता। धीरे धीरे उसने सुबह ध्यान करना शुरू किया, पुराने गानों पर नाचना शुरू किया, बालकनी में बैठकर आकाश की ओर देखना शुरू किया। उसने अपने अंदर के उस हिस्से से बात करना शुरू किया जिसे उसने सालों तक नजरअंदाज किया था। अब माया ने टीवी से दूरी बना ली थी। फोन की घंटी अगर बज भी जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब वो सुबह 5 बजे उठती, ध्यान करती, संगीत सुनती और खुद के साथ दोस्ती निभाती। एक दिन उसकी बेटी भारत लौटी। उसने देखा कि माँ पहले से ज्यादा शांत, आत्मविश्वासी और खुश दिल दिख रही थी। उसको अपनी माँ की ये हालत देखी नहीं गई। उसने पूछा, माँ आप इतना कैसे बदल गई? माया मुस्कुराई और बोली, बेटा जब मैं सबके साथ थी तब मैं एक भूमिका निभा रही थी, पत्नी की, माँ की, बहू की। लेकिन सबके चले जाने के बाद मैंने पहली बार अपने आप को जाना और अब मैं उसी से प्यार करती हूँ। दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है कि अकेलापन एक दीवार नहीं, एक द्वार है जो हमें हमारी सच्ची आत्मा से मिलाता है। आज की दुनिया में हम इतने शोरगुल में जीते हैं कि अपने भीतर की आवाज सुन ही नहीं पाते। हम रिश्तों में, सोशल मीडिया में, भीड़ में खुद को खोजते ही रहते हैं, जबकि असल जवाब हमारे भीतर ही होते हैं। अकेलापन हमें डराता है क्योंकि वहाँ कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते, लेकिन उसी अकेलेपन में आत्मा की गहराई है। अकेलापन को अपनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम अकेले होते हैं हम मौन को सुनना सीखते हैं, हम अपनी खुशियाँ खुद गढ़ना सीखते हैं, हम स्वयं का साथ देना सीखते हैं, हम दूसरों की उम्मीदें कम और प्रेम अधिक सीखते हैं। दोस्तों माया की तरह, अर्जुन की तरह या कबीर, मीरा और बुद्ध की तरह हर महान आत्मा ने अकेलेपन को एक आश्रम की तरह अपनाया। तो क्या करें जब अकेले हो? एकांत को दोष मत दो, उसे अवसर मानो खुद से जुड़ने का। रोज कुछ समय खुद के लिए निकालो, मोबाइल से दूर खामोशी में बैठो, अपने भीतर के बच्चे को सुनो, अतीत से गले मिलो,
पर उसमें डूबो मत। यादें हों पर बोझ ना हो, और सबसे जरूरी, खुद से कहना शुरू करो, मैं काफी हूँ। अब अंत में दोस्तों, द आर्ट ऑफ बीइंग एलोन कोई किताब नहीं, एक आंतरिक क्रांति है जो हमें ये सिखाती है कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, तुम खुद को पूरा महसूस कर सको। तुम पहले से ही पूर्ण हो, बस खुद को महसूस करना सीखो। अगर आपने ये अंतिम भाग भी महसूस किया है तो यकीन मानिए दोस्तों, आपने खुद की सबसे पवित्र यात्रा पूरी की है। अब आप अकेले नहीं हैं, अब आप अपने साथ हैं। और यदि इस कहानी ने आपके भीतर कुछ छू लिया हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम हर उस आत्मा के लिए कहानियाँ लाते हैं जो भीड़ में भी अकेली होती है और अकेले रहकर भी पूर्णता को जीती है।